अब हम वीडियो के पार्ट 2 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के संविधान निर्माण के योगदान के बारे में देखेंगे। तो संविधान निर्माण के योगदान के बारे में जो हमारे H.B. कामत हैं संविधान निर्माता, उनकी जो योगदान है उसके बारे में लिखते हैं कि जो संविधान सभा है उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने व्यवहारवादी यथार्थवादी मार्गदर्शन किया है। मतलब इन्होंने अपने व्यवहारिक सूझबूझ का परिचय दिया। जब उसको संविधान सभा जब हमारी निर्मित हो रही थी उस टाइम पे तर्क वितर्क हो रहे थे, तो संविधान के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इनको जब 3 समितियों का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एक पहला फंडामेंटल राइट की उप समिति, अल्पसंख्यक की समिति और प्रांतीय उप समिति। अब योगदान देखते हैं इनका संविधान निर्माण में। तो फंडामेंटल राइट के निर्माण में यदि हम योगदान देखते हैं तो इन्होंने न्याय, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, उन्होंने ऐसा बोला कि जैसे हमारा यूएसए है और जैसे हमारे अदर कंट्रीज़ हैं उस तरह से हमें अपने मूल अधिकारों को न्याय योग्य बनाना चाहिए। तो इसको देखते हुए उन्होंने आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों को सम्मिलित करने की सिफारिश की। यदि हम उनका अस्पृश्यता संबंधी दृष्टिकोण देखते हैं तो अस्पृश्यता, ऐसा बोलते थे कि जो हमारी अस्पृश्यता है या छूताछूत है वो बहुत बड़ी समस्या है। उनका मानना था कि हमें किसी भी तरीके के धर्म, जाति, लिंग आदि के बुराइयों से दूर हटते हुए अस्पृश्यता से परे सभी को समान समझा जाना चाहिए। अतः इन्होंने ऐसा बोला कि जो अस्पृश्यता का प्रचलन है वो कानूनी अपराध है और स्वतंत्र भारत में इस कलंक को दूर करने के लिए हमें विधान निर्मित किया जाना चाहिए। अतः वो आर्टिकल 17 के तहत, फंडामेंटल राइट के तहत अस्पृश्यता को शामिल करने के पक्षधर थे। अस्पृश्यता के उन्मूलन को शामिल करने के पक्षधर थे। समान अवसरों के संबंध में भी इन्होंने कुछ अपने मत दिए हैं। इन्होंने ऐसा बोला है कि राज्य की जितनी भी नौकरियां हैं, जितने भी पद हैं, जितनी भी नियुक्तियां हैं, वहाँ पे सभी को समान अवसर दिए जाने चाहिए। हमें धर्म के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और इस तरीके से जो हमारा आर्टिकल 16 है, लोक नियोजन में अवसर की समता, इसमें सम्मिलित किया गया। इनके विचारों को देखते हुए भारतीय संविधान में इसको सम्मिलित किया गया। उपाधियों के अंत, आर्टिकल 18, इसको लेते हुए भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुछ मत थे। उनका मानना था कि जो उपाधियां हैं यदि हम उनको प्रदान करेंगे तो लोगों का जो जीवन है वो भ्रष्ट हो जाएगा, सार्वजनिक जीवन जो है ना वो भ्रष्ट हो जाएगा। और मूल अधिकारों, इसलिए हमें उपाधियों का अंत मूल अधिकारों में रखना चाहिए। इस तरीके से इनके विचारों को लेते हुए जो हमारा उपाधियों का अंत है वो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 18 में सम्मिलित किया गया। इसी तरीके से जो हमारे फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 है, स्वतंत्रता का अधिकार, तो इन्होंने स्वतंत्रता के अधिकार संबंधी अधिनियम प्रस्तुत करते हुए ये बोला था कि हमें 6 तरीके की स्वतंत्रता प्रदान किए जाने चाहिए और इन स्वतंत्रताओं पर औचित्यपूर्ण या युक्ति युक्त रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जाने चाहिए। यदि हमारे लोकहित के अगेंस्ट है या स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है या जनता की, जनजातियों के अधिकारों को प्रभावित कर रहा है या फिर कहीं ना कहीं हमारे न्यायालय की अवमानना कर रहा है, न्यायालय की अवमानना कर रहा है, इस स्थिति में हमें औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। इन्होंने मौलिक अधिकारों के अलावा भी बहुत संविधान के अन्य प्रावधानों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें कौन कौन सी जो हमारी सशक्त केंद्र की अवधारणा है उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान रहा है। जो संकटकालीन व्यवस्था है संविधान की, जैसे आपातकाल, इन सब पे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान रहा है। स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन के गठन के बारे में इनका मत रहा है। देशी रियासतों के विलीनीकरण के बारे में, सरकारी सेवाओं के संबंध की धाराएं, मतलब इनको वैसे भी जो प्रशासनिक सेवा का जनक क्या कहा जाता है, तो सेवाओं संबंधी प्रावधानों में इनका योगदान दिया जाना तो लाजमी था। फिर जो जम्मू कश्मीर के राज्य संबंधी 370 आर्टिकल है उस संबंधी विशेष प्रावधान किए गए और भाषा नीति संबंधी भी इन्होंने कुछ सहयोग किया है। तो हम देखते हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो भी रिफॉर्म किए गए वो कहीं ना कहीं भारत की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए ही उन्होंने अपना मार्ग प्रदर्शन किया। आगे जब हम इनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विचार देखेंगे तो हमें उनके विचारों में एक ही बात परिलक्षित होगी कि ये कैसे भी किसी भी परिस्थिति में देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता को बनाए रखना चाहते थे। इसके बाद अब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल पे उनका खेड़ा सत्याग्रह में जो होने वाला योगदान है उसको देखते हैं, दिया जाने वाला योगदान। तो खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में हुआ था और ये क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार ने एक लगान संबंधी कानून पारित किया था। उसमें ऐसा बोला था कि यदि हर वर्ष हम फसल का अनुमान लगाएंगे, यदि किसी भी यदि किसी वर्ष में 6 इंच से कम वर्षा होती है तो हम जो आधा लगान है वो माफ़ कर देंगे।
यदि किसी साल 4 इंच से कम वर्षा होती है तो हम हम पूरा लगान स्थगित करेंगे, और यदि उसके अगले वर्ष भी यदि बारिश नहीं होती है तो हम पिछले साल का लगान भी माफ़ कर देंगे। परंतु जब 1917 में ऐसी स्थिति बनती है तो जो हमारी ब्रिटिश सरकार है अपनी मांगों को, अपनी जो कानून है उससे मुकर जाती है और फिर लोगों से ज़बरदस्ती लगान वसूलने की बात करती है। तो जब इस स्थिति में जो राजकुमार शुक्ल थे वहाँ पे, तो महात्मा गांधी से आग्रह करते हैं कि आप आके खेड़ा में आके किसानों की मांग सुनिए। उसी समय जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं महात्मा गांधी के साथ में राजकुमार शुक्ल के पास जाते हैं और जो किसानों की संबंधी जो भी समस्याएं थी गांव-गांव जाकर उनकी हिम्मत बंधाते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि उनकी समस्या को सुना जाएगा। और कहीं ना कहीं यदि वो किसानों से ऐसा भी बोलते हैं कि यदि कोई कानून गलत है या उस पर कोई सही ढंग से अमल नहीं किया जा रहा है तो हमें उसका कानून बनाने के लिए प्रजा को सत्याग्रह करना पड़ेगा, कानून के विरुद्ध जाके सत्याग्रह करना पड़ेगा, और ये कहीं ना कहीं हमारा राइट है। मतलब इनका ये बोलना था कि यदि आप कानून बना रहे हो और यदि कानून गलत है और यदि सरकार उसका पालन नहीं कर रही है तो प्रजा को अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। कहीं ना कहीं इनने लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया और सत्याग्रह करने के लिए उनको प्रेरित किया। फाइनली क्या होता है, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो व्यवहारिक नेतृत्व की सफलता हम इस तरीके से देख पाते हैं कि इन्होंने किसानों का किस तरीके से मनोबल प्रोत्साहित किया, और सरकार फाइनली जाके इस बात पे जब हमारे गांधी जी 1917 में नादियार पहुंचते हैं तो वहाँ पे सरकार ऐसा बोलती है कि हाँ, यदि जो बड़े लोग हैं, अच्छी स्थिति वाले किसान हैं, तो वो यदि लगान चुका देंगे तो हम गरीबों का लगान माफ़ कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह, वो समाप्त हो जाता है और उसको वापस ले लिया जाता है और किसानों की लगान संबंधी प्रॉब्लम भी समाप्त हो जाती है, समाधान हो जाता है उसका। इसी तरीके से अब बारदोली सत्याग्रह को मैंने 5 मार्कर में यदि क्वेश्चन आता है तो उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। जैसे कब हुआ, तो हमारा 1928 में फरवरी में हुआ। क्या रीजंस थे, कि क्या था कि बारदोली में जो लगान में भारी वृद्धि कर दी गई थी तो उसके कारण ये सत्याग्रह हुआ। तो इसमें हमने मांगे क्या रखी थी, मांगे जो है इसका नेतृत्व करता कौन था, एक तरीके से तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके नेतृत्व करता थे। अब इसकी मांगे क्या रखी गई थी, तो बढ़े हुए लगान की माफ़ी, जो सत्याग्रह इस आंदोलन के दौरान जो भी सत्याग्रही थे उनको गिरफ्तार किया गया था उनकी रिहाई करो, और सरकारी कर्मचारी जो थे उनको वापस काम पे लो, और कुर्क ज़मीन जो आपने कुर्क की है हमारी संपत्तियां उनको वापस करो। तो इसमें विशेष क्या रहा, सरदार की उपाधि इनको मिली थी महिलाओं द्वारा। इन्होंने जो सफलतापूर्वक और जो कुशल संचालन किया था इस आंदोलन का, तो इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। और इसमें कुछ मेन रहा है तुलना, तो जो पट्टाभी सीतारामैया थे उनने मिस्र के कैनान की बहिर्गमन और ततारों का जो जार निरंकुश शासन था उससे इसकी तुलना की है। इट मीन्स यदि हमको 5 मार्कर लिखना है तो हमको इतना ही लिखना रहेगा। तो अब हम बारदोली सत्याग्रह में इनकी भूमिका को समझते हैं। मेनली क्या हुआ था कि जब 1928 में जब हमारे लगान में वृद्धि कर दी गई थी तो किसान और जनता ने सरकार से अपील की थी कि भाई इतना वृद्धि मत करो, लेकिन उनकी जब नीतियों पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता था तो एक बार फिर से किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से बोला कि आप हमारी हेल्प करो। तो उनके सहयोग के लिए जब सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं बारदोली पहुंचते हैं तो सार्वजनिक सभा से वो सीधा जनता से संवाद करते हैं और प्रतिरोध के लिए बोलते हैं। तो सत्याग्रह की सफलता का तो उन्हें आश्वासन नहीं दिया था उस टाइम, और बोला था कि आप यदि निष्ठा से किसी लगन को चुनौती देते हैं तो उन्होंने बोला था कि आप मेरे साथ खेल ना किया जाए, मैं ऐसे किसी भी काम में हाथ नहीं डालूंगा जिसमें जोखिम ना हो, और जो लोग मेरे साथ जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं तो मैं उन्हीं का साथ दूंगा। मीन्स इन्होंने वापस वही बोला कि यदि आप रेडी हो तो मैं रेडी हूँ। मतलब इन्होंने खुद से किसानों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने का प्रयास किया और किसानों की एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। और उन्होंने बोला कि आप लगान मत दो, लगान ना देने की सलाह दी। और उन्होंने ऐसा बोला, भले ही सरकार के पास तोपें हैं तो क्या हुआ, हमारे पास सत्य का बल है और सहन करने की शक्ति है। यदि आप निश्चय हो जाए कि आपके ऊपर अन्याय हो रहा है, यदि आपको ये पता है कि आपके ऊपर अन्याय हो रहा है तो फिर आप उसका सामना करना भी हमारा धर्म हो जाता है। तो इस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो फिर जब सरकार 18 जुलाई 1928 को सूरत के गवर्नर जनरल जो थे वो और अन्य सलाहकार जब इनके साथ वार्ता करने के लिए रेडी हुए तो सरकार ने ऐसा बोला कि यदि कोई तीसरा पक्ष
इस सरकारी खजाने में जमा कर दे, सरकारी खजाने को में लगान को जमा कर दे, तो हम आंदोलन बंद कर देंगे और सरकार जांच समिति भी बनाएगी उनके लिए। पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनने कुछ शर्तें रख दी कि भाई जो हमारे बंदी बनाए गए हैं उनको छोड़ो, हमारे जो पशु बेचे गए हैं उनका मुआवजा दो, हमारी जो ज़मीनें कुर्क की गई हैं उनका मुआवजा दो, जो नौकरी से निकाले गए हैं उनको नौकरी पे रखो। ये सब वार्ताएं की गई और इसके लिए और जो लगान वृद्धि की गई थी उसके लिए आप एक निष्पक्ष जांच समिति बनाओ। पर ये लेकिन वार्ता जो हुई वो असफल हो गई। फिर भी अब किसान माने ही नहीं, सत्याग्रह विरोध करते रहे, तो फाइनली जाके सरकार को मानना पड़ा और इसके दौरान सरकार ने इस हर मांग को स्वीकार कर लिया सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और जांच समिति की नियुक्ति की, और जो बंदी बनाए गए थे उनको रिहा कर दिया, और जो कर्मचारी थे उनको वापस नौकरी पे लेना भी मानना पड़ा, और एक तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल और सरकार के मध्य एक समझौता हो गया और फाइनली बारदोली आंदोलन सफल हो गया और इसी के सफल संचालन पे इनको सरदार की उपाधि मिली। तो इस तरीके से हमारा बारदोली सत्याग्रह समाप्त होता है। अब हम हिंदी को राजभाषा बनाने के संबंध में इनकी योगदान पे चर्चा करेंगे थोड़ा सा। तो हिंदी को राजभाषा बनाने के संदर्भ में जो हमारे सबसे बड़ी समस्या थी उस टाइम पे, जब हमारा भारत मतलब राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में हमारी सबसे बड़ी यही समस्या थी कि जो राष्ट्रभाषा है, जो हमारी राष्ट्रभाषा थी, वो सबसे बड़ी समस्या थी। तो सबसे पहले महात्मा गांधी जो थे उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के संदर्भ में सबसे पहले चर्चा की थी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के दौरान, और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इस राष्ट्रभाषा बनाने के बहुत बड़े पक्षधर थे। उन्होंने देशवासियों को ऐसा बोला था कि जो हिंदी जो है ना वो भारत की राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा होगी और होनी भी चाहिए। मेनली उनका ये संदेश जो था उसमें कहीं ना कहीं उनका दृष्टिकोण एक ही था कि राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखना, और उनने एक राष्ट्र मतलब राजभाषा के माध्यम से अपना नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट सबको जोड़ने का ट्राई किया था। तो इस तरीके से हमारा 14 सितंबर 1947 को संवैधानिक रूप से जो हिंदी है उसको राजभाषा घोषित किया गया, और इस तरीके से उसमें पार्ट 17 और आर्टिकल 343 और 3 से 345 तक इस हिंदी भाषा का वर्णन किया गया। तो इस 14 सितंबर के इस कदम की वजह से हम आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, और ये कहीं ना कहीं है जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनकी दूरदर्शिता, कर्तव्यनिष्ठा और परिश्रम के कारण ही संभव हो पाया। अब हम अगले पार्ट में सरदार वल्लभ भाई पटेल के राजनीतिक विचार, सामाजिक विचार और आर्थिक विचारों को देखेंगे। ये हमारा पार्ट 2 था। पार्ट 3 में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।